नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आप सभी का खबरदार में। खबरदार में आज हम सबसे पहले विश्लेषण करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीति का, जिनके बारे में बाहुबली शहाबुद्दीन ने जेल से छूटने के बाद यह कहा कि नीतीश कुमार तो परिस्थितियों के सीएम बने, असली नेता तो लालू प्रसाद यादव हैं। शहाबुद्दीन का 11 वर्ष बाद कानूनी रास्ता मिल जाना, जेल से छूटना सिस्टम और सरकार पर बड़े सवाल खड़ा कर रहा है। शहाबुद्दीन के घर जश्न मनाया जा रहा है, बधाइयां दी जा रही हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, और इस सब के बीच शहाबुद्दीन घूम फिरकर सिर्फ एक बात कह रहा है, मेरा नेता नीतीश नहीं, मेरे नेता तो लालू हैं। शहाबुद्दीन की इस अकड़ भरी घोषणा से नीतीश की साख खराब हो रही है। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या लालू के लाडले को मजबूरी में रिहाई दी गई, और क्या नीतीश कुमार बिहार में मजबूरी का नया नाम बन गए हैं? वही मैं देख रहा हूं, लोगों के चेहरे पे कहीं डर दिख रहा है। आपको दिख रहा है? शहाबुद्दीन को डर की तलाश है। वो जानना चाहते हैं कि जिस डर का जिक्र मीडिया में हो रहा है वो डर कहां है। किसी के चेहरे पे भाई हम तो हटा रहे हैं, ये हट ही नहीं रहे हैं। मैं चाहूंगा आप इनके तरफ दिखा दीजिए कि ये डर रहे हैं। हम तो धक्का मरवा रहे हैं सुबह से। शहाबुद्दीन अपनी विशालकाय हवेली में जुटे इस मजमे की मिसाल दे रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आखिर उनसे डरने की वजह क्या है। ये तो डर ही नहीं आ रहे हैं हमसे। हम सुबह से धक्का देके हटवा रहे हैं कि भाई आज तो छोड़ो, रेस्ट करने दो, और ये डर नहीं रहे हैं तो दूसरा क्या डरेगा यार। कितनी मासूमियत है शहाबुद्दीन के सवालों में, कितना भोलापन भरा है उनकी बातों में, कितना निश्चल और निष्कपट दिखते हैं वो जब वो इन लोगों से अपनी मोहब्बत, अपने लगाव की बात करते हैं। बेडरूम में घुस करके और धक्का मार रहा है हमको, हम आ रहे हैं, आप बताइए ना, पोर्टिको में आप ले रहे हैं, बेडरूम में ये घुसे हुए हैं। डर तो मेरा यही है कि बेडरूम में ये घुसे हुए हैं। किसी को डरने की जरूरत तो नहीं है। नहीं, अब तो देख रहे हैं कि बेडरूम में ये घुस रहे हैं, हम बाहर हैं, घर वाला बाहर, बाहर वाला घर में। शहाबुद्दीन सच कह रहे हैं, ये तस्वीरें सच्ची हैं, उनके आंगन की ये भीड़ भी सच्ची है, उन्हें दिलो जान से चाहने वाले इन समर्थकों की मोहब्बत भी सच्ची है। लेकिन सच ये भी है कि इसी सिवान शहर के कोने में वो बदनसीब पिता भी रहता है, जिसकी रूह उसी वक्त से कांप रही है जब से शहाबुद्दीन की आजादी की खबर इस घर की चौखट तक पहुंची। गुलाम दो तरह के होते हैं, एक शारीरिक गुलाम, एक मानसिक गुलाम। सिवान के लोग मानसिक गुलाम हो गए हैं। हम तो यही कहेंगे, कोई जो है, हर इंसान डर से जो है उनके पक्ष में मिला हुआ है। और आज हमारे साथ एक भी आदमी नहीं है, इसलिए कि हम जो है, हमारे पास कोई न ताकत है, न पैसा है, न कुछ कर पा रहे हैं। सब कुछ हमारे साथ गुजर गया, लेकिन आज एक भी आदमी हमारे साथ नहीं है। उनके साथ सभी लोग हैं, लेकिन सब लोग डर से सब लोग लगे हुए। शहाबुद्दीन की हवेली में बहारें लौट आई है, लेकिन इस घर में नाउमीदों का घनघोर अंधेरा छा गया है। जिस शख्स पर इस पिता के 3 जवान बेटों की हत्या के आरोप है, वो सीना चौड़ा कर आजाद घूम रहा है। ये बिहार की जेडीयू आरजेडी गठबंधन सरकार के चेहरे पर करारा तमाचा है, जिसके सीएम नीतीश कुमार हैं और जिन्हें नेता मानने से ये बाहुबली लगातार इनकार कर रहा है। भाई नेता एक ही ना हो सकता है, मेरा एक ही नेता है, लालू यादव, तो एक ही नेता है। अब कितना नेता बनाए? अब आप कहिएगा कि कल होकर के प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट कांग्रेस बनाएगी राहुल गांधी को, तो आप कहिए कि अब मेरा नेता हो गया, तो राहुल गांधी मेरा नेता हो जाएंगे, लालू यादव भी उस समय भी मेरा नेता रहेंगे। मेरा नेता तो एक ही होंगे ना। पार्टी का आरजेडी में से हम बिलोंग करते हैं, तो आरजेडी के तो नेता लालू यादव ही हैं, इसमें कोई डाउट है? ये सीएम के तौर पर नीतीश कुमार के इकबाल को सीधी चुनौती है। नीतीश गठबंधन के नेता हैं, उस सरकार के नेता हैं जिसमें आरजेडी भी शामिल है, तो फिर शहाबुद्दीन के वो नेता कैसे नहीं हुए? एक बाहुबली नीतीश कुमार के वर्चस्व को ललकार रहा है, लेकिन नीतीश से जवाब देते नहीं बन रहा। कल वो शहाबुद्दीन के सवाल पर सीधे सीधे कन्नी काट गए। शहाबुद्दीन का बयान है
कि आप राज्यों के मुख्यमंत्री हैं और लालू जी हमारे नेता हैं। चलिए, ये सब भी कोई प्रतिक्रिया की चीज है। अरे मेरे लिए सारी बातें महत्वपूर्ण हैं। नीतीश बिहार के मुख्यमंत्री हैं। शहाबुद्दीन जैसा बाहुबली जमानत पाने में कामयाब रहा, ये उनकी सरकार की भी नाकामी है। उन्हें खुले दिल से अपनी नाकामी कबूल करना चाहिए और कुछ ना सही तो शहाबुद्दीन की रिहाई पर अफसोस के चंद शब्द कहना चाहिए। लेकिन नीतीश डिफेंसिव हैं। जो बोले या सब पर रिएक्शन करने देने के लिए हमको मैंडेट मिला है? आप लोग भी अपना समय और स्पेस जाया कर रहे हैं। दुनिया को मालूम है कि बिहार की जनता का क्या मैंडेट है, तो हम जनता के मैंडेट के मुताबिक चलें या कोई आदमी कुछ बोल रहा है उस पर ध्यान दें? आज तक हम कोई ध्यान दिए हैं? आखिर ये कैसी मजबूरी है जो लालू के लाडले शहाबुद्दीन पर हार्ड हिटिंग करने से नीतीश कुमार को रोक रही है? क्या ये गठबंधन में लाचारी की गांठ है? क्या सत्ता ने नीतीश का चरित्र बदल दिया है? क्या नीतीश बिहार के मनमोहन सिंह बन गए हैं जिनकी डोर किसी और के हाथों में है? रोहित कुमार, पटना, आज तक। बिहार के जंगल राज का दौर नीतीश और बीजेपी के गठबंधन में ही खत्म हुआ था। उस दौरान नीतीश कुमार ने एक सवाल के जवाब में अपनी 3 प्राथमिकताएं सुशासन, सुशासन और सुशासन बताई थी। अब शहाबुद्दीन सलाखों से बाहर हैं और सुशासन कटघरे में खड़ा है। बिहार में बतौर स्टूडेंट लीडर शहाबुद्दीन का नाम पहली बार 80 के दशक में चर्चा में आया। शहाबुद्दीन के खिलाफ 1986 में पहला आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ। 1990 में शहाबुद्दीन ने जनता दल की युवा इकाई के जरिए राजनीति में एंट्री मारी। 1990 में विधानसभा का टिकट मिला और शहाबुद्दीन चुनाव जीत गए। 1997 में राष्ट्रीय जनता दल के गठन और लालू प्रसाद यादव की सरकार बन जाने से शहाबुद्दीन की ताकत बहुत बढ़ गई। 2001 में PUCL की एक रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया कि आरजेडी सरकार कानूनी कार्रवाई के दौरान शहाबुद्दीन को संरक्षण दे रही थी। मार्च 2001 में जब पुलिस आरजेडी के स्थानीय अध्यक्ष मनोज कुमार पप्पू के खिलाफ एक वारंट की तामील करने पहुंची थी तो शहाबुद्दीन ने गिरफ्तारी कराने आए अधिकारी संजीव कुमार को थप्पड़ मार दिया था। शहाबुद्दीन पर हत्या, रंगदारी और अपहरण जैसे अपराधों के 63 मामले दर्ज हैं। सीवान के एक व्यवसायी के 2 बेटों गिरीश और सतीश का अपहरण करवाने और तेजाब डालकर दोनों की हत्या करवाने के मामले में शहाबुद्दीन को उम्र कैद हुई, लेकिन शहाबुद्दीन हाईकोर्ट से जमानत लेने में कामयाब रहे। उसी केस में आज वो जेल से बाहर आए। शहाबुद्दीन पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष चंद्रशेखर की हत्या करवाने का भी आरोप है। तो ऐसी कौन सी पावर डोज शहाबुद्दीन को मिल गई जिससे शहाबुद्दीन ने कानून की जंजीरों को तोड़ दिया और 11 साल बाद जेल से बाहर आ गए? और यह भी अजब इत्तेफाक है कि जब लालू प्रसाद यादव सत्ता से बाहर थे तब शहाबुद्दीन जेल के अंदर पहुंच गए, और आज जब लालू प्रसाद यादव फिर से सत्ता में आए हैं शहाबुद्दीन जेल से बाहर आ गए। तो क्या इसे सिर्फ एक इत्तेफाक ही माना जाए या फिर पावर आने के साथ सिस्टम में सेंध और सुराख अपने आप मिल जाते हैं? शहाबुद्दीन को कैसी जमानत मिल गई, यह एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका विश्लेषण करना आज बहुत जरूरी है। हम थोड़ा सा डिफरेंट हैं। सच कह रहे हैं शहाबुद्दीन, वो वाकई सबसे अलग हैं, सबसे खास हैं। खास नहीं होते तो 2 नौजवानों को तेजाब में डुबोकर मारने के संगीन आरोप में यूं जमानत नहीं मिल पाती। खास नहीं होते तो जेल के बाहर उनकी अगवानी में सत्ताधारी पार्टी के विधायकों की पलटन नहीं खड़ी होती, और खास नहीं होते तो उनकी खिदमत में सरकारी टोल को यूं खुला नहीं छोड़ दिया जाता। ये लालू नीतीश राज में शहाबुद्दीन पर आशीर्वादों की हो रही बौछार का सबूत है। 2 दिनों से शहाबुद्दीन की रिहाई पर लालू कुछ भी नहीं कह रहे। नीतीश को भी इस पर बोलना जरूरी नहीं लगा। लालू के बेटे तेजस्वी की प्रतिक्रिया जरूर आई। बेल कोई विशेष पार्टी तो देती नहीं है, और जहां तक न्यायालय की बात है, अगर सुशील मोदी जी का अगर तर्क देखा जाए ये तो कोर्ट का अवमानना करने का बात है। तेजस्वी यादव ने पिटा पिटाया बयान दिया।
जुडिशियल सिस्टम का सवाल उठाकर सरकार की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। लेकिन क्या सच वही है जो तेजस्वी बता रहे हैं? आज तक ने पूरी पड़ताल की। जरा गौर से देखिएगा कि किस पावर डोज से शहाबुद्दीन ने कानून की बेड़ियां तोड़ी और जेल के बाहर आ गए। कैसे शहाबुद्दीन ने सिस्टम में छेद की तलाश की और जमानत पाने में कामयाब रहा। शहाबुद्दीन को जिस केस में जमानत मिली है वो जून 2014 का है। सीवान के 2 भाइयों की हत्या के चश्मदीद तीसरे भाई की हत्या हुई। मर्डर केस में आरोपी शहाबुद्दीन को जेल भेज दिया गया। 2 साल तक इस केस की ट्रायल शुरू नहीं हुई। 3 फरवरी 2016 को शहाबुद्दीन ने बेल की याचिका दी। पटना हाईकोर्ट ने 6 महीने के भीतर केस का निपटारा करने का निर्देश दिया। 3 महीने बाद यानी मई 2016 में पत्रकार राजीव रंजन की हत्या कर दी गई। शहाबुद्दीन को इस केस में सीवान से भागलपुर जेल भेज दिया गया। सरकार ने शहाबुद्दीन को भागलपुर से ट्रायल के लिए सीवान लाने की जरूरत नहीं समझी। शहाबुद्दीन फिर से हाईकोर्ट गए और जमानत ले ली। सत्ता और सिस्टम की मेहरबानी ने शहाबुद्दीन को आजादी दे दी और वो जेल की 4 दीवारी से खुली हवा में बाहर आ गए। हीरा मोती था या सोना चांदी था, सब तो उन्होंने लूट लिया। अब एक सिर्फ फूटी हुई कौड़ी विकलांग बेटा बचा हुआ है, उसी को देखकर हम लोग अभी जिंदा हैं। उन्होंने कहा था कि सब लोग मार दिए जाओगे, तो हो सकता है कि हम लोगों को भी मार डाले। हो सकता है कि हमारी जो है मकान को, उन्होंने कहा था कि मकान लिख दो, बच्चों को मरवा डाला, हड्डी फसली गल गई होगी, मकान लिख दो वरना जो बचे हो सब मार दिए जाओगे। तो हो सकता है कि हमको मरवा के और उस बच्चे में कुछ दम है नहीं, वो जो है मकान भी दखल कर लें। हो सकता है कुछ बेटों को मरवा दें हम लोग निसहाय होकर के। इसी तरह से मैंने ऐसी करके कुहक करके हम लोग जो है मर जाएंगे। इस तरह से वो जो है दखल कर लें। सब कुछ तो उन्हीं का है, सब कुछ तो जो है यहाँ के राजा रह चुके हैं, लेकिन एक राजा प्रजा के बारे में इस तरह की बात नहीं सोचता जैसे कि वे सोच रहे हैं। और हमारे साथ जिस तरह की बात किया है इसको भगवान भी माफ नहीं करेगा। शहाबुद्दीन पर नीतीश सरकार की मेहरबानी की बारिश यहीं नहीं थमी। शहाबुद्दीन को ट्रायल से दूर रखा गया तो हाईकोर्ट में कमजोर वकील को खड़ा कर जमानत पक्की कराने का पूरा इंतजाम किया गया। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट में शहाबुद्दीन का केस वाईवी गिरी ने लड़ा, जो कि बिहार के मशहूर वकील हैं। सरकार ने केस लड़ने की जिम्मेदारी सिवान के एक जूनियर सरकारी वकील को देकर शहाबुद्दीन को वॉक ओवर दे दिया। ये वही नीतीश सरकार है जिसने शराबबंदी के केस में राजीव धवन को हायर किया था। ये वही नीतीश सरकार है जिसने म्यूजियम धांधली केस में नागेश्वर राव जैसे धांसू वकील को हायर किया था। इसलिए बीजेपी के इस आरोप में दम दिखता है कि शहाबुद्दीन बचे नहीं, बचाए गए हैं। ये राज्य सरकार की मिली भगत का परिणाम है। राज्य सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से ऐसी स्थिति पैदा कर दिया उनको बेल मिल जाए, क्योंकि फरवरी महीने में ही हाईकोर्ट ने यह कहा था कि राजीव रोशन हत्याकांड की सुनवाई करके और ट्रायल 9 महीने में पूरा किया जाए, और 6 महीने बाद भी ट्रायल प्रारंभ नहीं हुआ और इसी आधार पर हाईकोर्ट ने उनको बेल दे दिया। दूसरा सवाल यह है कि आपने बेहतरीन वकील क्यों नहीं रखा डिफेंस के अंदर? जब शराबबंदी के मामले में दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट के टॉप लॉयर्स को आप लाकर और बहस करा सकते हैं, तो शहाबुद्दीन के बेल के मामले में जूनियर बहुत कनिष्ठ लॉ ऑफिसर्स को आपने खड़ा कर दिया। एडवोकेट जनरल अगर बीजेपी का यह आरोप सही है तो यह केस आंखें खोल देने वाला है। वैसे शहाबुद्दीन के लिए खतरा टला नहीं है। पत्रकार राजीव रंजन की हत्या के केस में सीबीआई जांच की सिफारिश हो चुकी है। बीजेपी की केंद्र सरकार चाहे तो नीतीश सरकार की गलती की भरपाई हो सकती है। बीजेपी के नेताओं को पप्पू यादव की ये बातें ध्यान से सुनना चाहिए। सीबीआई जांच हुई तो फिर शहाबुद्दीन का बच पाना मुश्किल हो सकता है। रोहित कुमार सिंह, पटना, आज तक। नीतीश सरकार जिस शहाबुद्दीन की जमानत का विरोध करने में पीछे रही, उसे अब दिल्ली में चुनौती देंगे वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण। और अगर सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण की याचिका मंजूर हो जाती है तो शहाबुद्दीन के अच्छे दिन ज्यादा लंबे नहीं रह पाएंगे। बिहार के बाहुबली आरजेडी नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन जमानत पर जेल से बाहर आ चुके हैं, लेकिन इस फैसले से पीड़ित के परिवार वाले खुश नहीं हैं और उन्होंने स्वराज अभियान के संस्थापक और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर प्रशांत भूषण से मदद मांगी। हमारे साथ खुद बात करने के लिए हैं प्रशांत भूषण सर। उन्होंने आपसे मदद मांगी है। जी हाँ, मदद मांगी है और मैंने बोला है कि बिल्कुल मदद करूँगा। ये बहुत ही शर्म की बात है कि ऐसा नोटोरियस गैंगस्टर
जिसके खिलाफ इतने सारे कन्विक्शंस हो चुके हैं मर्डर, किडनैपिंग वगैरह के, ऐसे आदमी को हाई कोर्ट ने बेल दे दी, तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में मूव करेंगे इन लोगों के बिहाफ पर उनकी बेल कैंसिल करने के लिए। उन्होंने बिहार सरकार पे भी सीरियस एलिगेशन लगाया, क्योंकि उनका साफ तौर पे क्या है कि सरकार का इसमें की रोल प्ले किया है गवर्नमेंट ने। अब ये तो मुझे नहीं मालूम कि सरकार ने क्या रोल प्ले किया है, लेकिन ये बात तो सही है कि भाई आरजेडी जो कि आज गठबंधन की एक घटक है, उसी के एमपी थे, ये उसी के मेंबर थे शहाबुद्दीन, तो हो सकता है कि सरकार ने भी कुछ मदद करी हो। कब इसको चैलेंज करेंगे सर? जल्दी से जल्दी करेंगे, जैसे ही कागज़ आ जाते हैं इस केस के जिसमें उनको बेल दी गई है, वैसे ही हम लोग तुरंत मूव करेंगे। चलिए, तो साफ तौर पे प्रशांत भूषण जी का कहना है कि जैसे उनके पास कागज़ पहुंचता है वो बेल के लिए जो जिस तरह से उनको बेल मिला है उसके खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। रोहित मिश्रा, दिल्ली, आज तक। खबरदार में अब खबर आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह की। अपने साले की पत्नी से छेड़छाड़ के आरोप में घिरे विधायक के बचाव में पूरी पार्टी लगता है कूद गई। साल से मेरी इस महिला से कोई लेना देना नहीं, मेरे घर नहीं आई। अब अमानत साहब की ससुराल में कोई विवाद चल रहा है, उसको लेके अगर अमानत पे कोई आरोप लग रहा है उस तरह का जिसके कोई आगे पीछे फैक्ट्स नहीं है, तो जाहिर सी बात दिख रही है कि अमानत भाई का नाम घसीटा जा रहा है। दिल्ली पुलिस भी इतनी जल्दबाजी में रहती है कि बस आम आदमी पार्टी का नाम आए और उठा लो। आम आदमी पार्टी का नाम आए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठा के ले जाओ, आम आदमी पार्टी का नाम आए तो रास्ते चलते उठा के ले जाओ, आम आदमी पार्टी का नाम आए तो रात को 2 बजे घर से सोते हुए उठा के ले जाओ। बस आम आदमी पार्टी का नाम आना चाहिए। दिल्ली पुलिस के तो माइंड में स्कैनर लगा हुआ है इस वक्त, मोदी जी की पुलिस के माइंड में स्कैनर लगा के बैठी हुई है मोदी पुलिस कि कहीं भी आम आदमी पार्टी का नाम एयर में सुनाई दे उस आदमी को तो उठाना ही उठाना है। 8 साल से मेरी दूसरों का दागी दागी और आपका दागी साजिश का शिकार। इसी राजनीतिक पैंतरेबाजी के खिलाफ तो आप धरने का तिरपाल छोड़ सियासत के कारपेट पर उतरे थे। अब लगता है कि आप भी सियासत के उसी कारपेट पर चलने के आदी हो गए जिसके नीचे सब अपना अपना कचरा सरकाते आए हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री अपने तर्कों से अमानतुल्लाह का कवच गढ़ रहे हैं, और तर्क भी कितना कुंद। ब्रदर-इन-लॉ, उनके साले साहब के परिवार में विवाद है, 6 साल से पुराना आपस में झगड़ा चल रहा है। 4 साल पहले ऐसा बता रहे हैं कि उनकी पत्नी अलग भी हो गई थी, उनका तलाक भी हो चुका है। अमानत से तो उनकी बातचीत तक नहीं है। अब अमानत साहब की ससुराल में कोई विवाद चल रहा है, उसको लेके अगर अमानत पे कोई आरोप लग रहा है उस तरह का जिसके कोई आगे पीछे फैक्ट्स नहीं है, तो जाहिर सी बात दिख रही है कि अमानत भाई का नाम घसीटा जा रहा है। इसमें पार्टी ने तय किया है कि अमानत भाई का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने इस्तीफा दिया था, दुखी होकर इस्तीफा दिया था। तो क्या आम आदमी पार्टी की विचारधारा में परिवार में हुआ क्राइम क्राइम नहीं है? क्यों आम आदमी पार्टी अमानतुल्लाह खान का सुरक्षा कवच बन रही है? अगर ऐसे ही आरोप किसी और पार्टी के विधायक पर लगते तो क्या आम आदमी पार्टी यही रुख अपनाती? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन अब तनकर अमानतुल्लाह के साथ खड़ी है। एक तरफ जहां पार्टी बहुत सख्त है इन चीजों को लेके कि कहीं कोई गलत करेगा तो उसको पद पे, चाहे वो पार्टी का पद हो या सरकार का पद हो, उसको नहीं स्वीकार करेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं, वहां पद पे नहीं रहने देंगे। साथ साथ ये भी है कि अगर कहीं जबरदस्ती नाम घसीटा जाएगा तो उसके साथ भी खड़े होंगे। अमानतुल्लाह पर साले की पत्नी को जान से मारने की धमकी, उस पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालने के आरोप लगे हैं। सिसोदिया कहते हैं कि उन्होंने मामले की जांच कर ली, जबकि पीड़ित महिला ने पुलिस को एक सीडी और पेनड्राइव में सबूत दिए हैं। अदालत में बयान भी दर्ज हो चुके हैं। पीड़ित महिला तमाम इलेक्ट्रॉनिक सबूतों और दूसरे दस्तावेजों के साथ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की मौजूदगी में 164 का बयान दर्ज कराने साकेत कोर्ट पहुंची। अब इसके बाद विधायक की गिरफ्तारी पर तलवार लटक रही है। कानूनी प्रक्रिया जारी है, लेकिन सिसोदिया ने क्लीन चिट जारी कर दी। इस बात पर विरोधी भी सिसोदिया की मानसिकता को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं।
और ये व्यक्तिगत मामला था तो वो जो बहन जी थी, उनके साली की पत्नी थी, उनको घर तक निपटाते, उनको खूब बाहर आने दिया। सोच ये है कि उनको हर चीज़ में बीजेपी सारी दिखती है। मैं वापस जो कह रहा हूँ, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है उनके नेताओं का, जिस कारण से वो इस प्रकार की बातें करते हैं। जो बीजेपी की साजिश बताना या किसी और पे इल्जाम लगाना, इसी बात की दिखता है कि उनका मामला गड़बड़ है। अमानतुल्लाह खान जी के अगेंस्ट जो कंप्लेन आए हैं वो उनकी परिवार के किसी सदस्य से आए हैं, तो इसमें बीजेपी और कांग्रेस का क्या हाथ है? सेकेंडली, अमानतुल्लाह खान जी का ये पहला कंप्लेन नहीं है, उससे पहले भी दूसरे उनके अगेंस्ट दूसरे कंप्लेन भी आ चुके हैं कि किसी महिला का साथ बदतमीजी करने की और उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने की, अटेम्प्ट टू मर्डर, ये भी उनका ऊपर बहुत सीरियस एलिगेशन है। और इस इशू में तो ये बहुत ही एक घटिया इल्जाम उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं। आरोपों में घिरे अमानतुल्लाह की अपनी सफाई है। कहते हैं भ्रष्टाचारियों को भ्रष्टाचार मिटाना रास नहीं आया तो पारिवारिक विवाद को राजनीतिक रंग दे दिया। जैसी तलाक की बात आई तब ये आई। मैं कल मेरे घर वाले उसके पास गए थे, उसे जब समझाने की वहाँ बात की तो वहाँ पर एक आशु नाम का लड़का है जो यहाँ लोकल लीडर है, वो उसने पहले जब समीना ने मुझ पर केस किया था तब भी वो आशु इन्वॉल्व था, उससे मिला। कल उसके घर पे आशु मिला। तो घर में मेरे किसी भी हर परिवार पार्टी के हैं, किस दल के हैं जिनका आप नाम ले रहे हैं? मुझे लगता है कि वो आप ले रहे हैं, मुझे लगता है कि उसका ताल्लुक कांग्रेस वालों से भी है, बीजेपी वालों से भी। आप ये कह रहे हैं कि जो आपकी साली की बीवी हैं उनको भड़का रहे हैं आपके खिलाफ? इस वक्त जो है मुस्तकिल वो टच में है उनके, और वो पूरी तरह से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी सुचिता का डंका पीट राजनीति में उतरी। तर्क था कि पत्तों पर दवा छिड़कने से जड़ों के रोग नहीं जाते, इसीलिए लोकतंत्र की जड़ राजनीति में अच्छे लोगों का आना जरूरी है। लेकिन अब लगता है कि राजनीति बदलने वाले भी राजनीति ही कर रहे हैं। झाड़ू से अपने घर के जाले निकालने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं। शायद इसीलिए आम आदमी पार्टी को छेड़छाड़ के आरोपी विधायक अच्छे लगते हैं। पंकज जैन के साथ रामकिंकर सिंह, दिल्ली, आज तक। यहाँ पर आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार, कुछ ही देर में जब हम लौटेंगे तो आपको मिलवाएंगे कश्मीर के उस बेटे से जिसने पत्थर नहीं पेन उठाया। देखते रहिए